बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हम पढ़ने जा रहे हैं वाटर को। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस आपके सामने बहुत सारे इम्पोर्टेंस मैंने लिखे हैं, आप इनसे स्क्रीनशॉट भी अपने लिए महफूज करें। पोलैरिटी है, पोलर नेचर ऑफ वाटर है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नॉन डिस्टर्बिंग द सेलुलर स्ट्रक्चर है, कोहेसिव नेचर है, एडहेसिव नेचर है, एक्टिव रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है, आयोनाइजेशन एनर्जी है और हाई सरफेस टेंशन है। इसके अलावा इट एक्सपेंड एट लो टेम्परेचर, वो सारी चीजें भी है, लेकिन इख्तिसार के साथ ये आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो शुरू करता हूं सबसे पहले वाटर को। याद रखिए कि वाटर मीडियम ऑफ लाइफ है। जहां पर यानी वाटर नहीं होगा वहां पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। देयर इज नो एग्जिस्टेंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड वेयर वाटर इज नॉट प्रेजेंट। लाइफ, वाटर इज ए मीडियम फॉर लाइफ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्या, हमने हर चीज को पानी से पैदा किया है। अब यहां पर जितनी भी ऑर्गेनिज्म है यानी 2 मिलियन ऑर्गेनिज्म है, जिसमें 15 मिलियन एनिमल्स है और 1.5 मिलियन एनिमल है, 0.5 मिलियन प्लांट है, ये सारे पानी से पैदा किए गए हैं। तो जी, पानी वर्ल्ड डे हम पानी के मनाते हैं, वो है 22 मार्च को हम पानी के यौमे पानी मनाते हैं। आपको मैं एक और बात भी, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पानी के हवाले से बताऊं कि गर्म पानी हल्का होगा बनिस्बत सर्द पानी के यानी कूल्ड वाटर के। इसी तरह सबसे ज्यादा पानी जाया हो जाता है कहां पर? बाथरूम में जाया होता है। इसी तरह हम सिर्फ दुनिया के 1% पानी को पी लेते हैं, बाकी सारे पानी हम दूसरी एक्टिविटी में या वैसे जाया हो जाते हैं। पानी के बहुत से रिजर्वायर है, समंदर है, दरिया है, डैम्स है, पॉन्ड है, कुएं हैं और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म चश्मे हैं, ठीक है ना। वो सारे वाटर की रिजर्वायर है जहां पर जमा होते हैं। आपको ये भी बताते जाऊं कि वाटर का केमिकल फार्मूला, केमियाई नाम क्या है? डाईहाइड्रो मोनोऑक्साइड है। डाईहाइड्रो मोनोऑक्साइड यानी इसमें 2 हाइड्रोजन होंगे और एक क्या होगा इसमें ऑक्सीजन होगा। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं पानी की यौमे वर्ल्ड वाटर डे भी मैंने आपको 22 मार्च का कहा, ये भी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। अब जी मैं सबसे पहले पानी के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि हमारे बॉडी में 70 से लेकर 80% या बास किताबों में 90% भी लिखा है। क्योंकि आपकी किताब में 70 to 80% लिखा है, तो आप अपने किताब पे फोकस करें। ये वाटर का कंपोजिशन है आपके बॉडी के अंदर। अब सेल टू सेल पानी वेरी करता है। बास जगहों पर पानी बास सेल में कम होंगे, जैसे बोन सेल है सिर्फ 20% है, जबकि नर्व सेल में यानी ब्रेन के सेल में 70% भी है और इसी तरह ब्लड में 92% वाटर है। क्लियर? ब्लड सेल में। तो मतलब यह है कि आपको मुख्तलिफ जगहों पर बॉडी में अमाउंट ऑफ वाटर मुख्तलिफ मिलेगा और जहां पर पानी ज्यादा होगा वहां पर उस आर्गन का, उस सेल का फंक्शन भी ज्यादा परफेक्ट होगा। अब ये पानी आखिर क्या चीज है कि वो इतनी इंपॉर्टेंस है कि वो 70 से 80% हमारे जिस्म में मौजूद है। मतलब यह है कि अगर हम प्रोटोप्लाज्म की एनालिसिस करें तो उसमें हमें एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड जो कि वाटर की शक्ल में है, वो बहुत ज्यादा मिलता है। अब इस वाटर के बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि हम तो बायोलॉजी के नजर से इसको देखेंगे,
तो शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस चैप्टर में हम केमिस्ट्री ऑफ सेल पे डिस्कशन करेंगे, यानी जो मॉलिक्यूल होंगे उसकी हम केमिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे और उसकी हम बायोलॉजी भी डिस्कस करेंगे। तो दोनों ब्रांचेस को जब हम इकट्ठा करते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, बायोकेमिस्ट्री। क्लियर। अब जी आते हैं, सबसे पहला जो वाटर का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो क्या है, पोलैरिटी है। केमिस्ट्री की दुनिया में आपको दो किस्म के कंपाउंड मिलते हैं, एक पोलर मॉलिक्यूल मिलते हैं और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल मिलते हैं। बहुत ही आसान तरीका है अगर आप इसको समझना चाहे। ये देखो एक वाटर है, अब ये वाटर, इसकी मैं स्ट्रक्चर फार्मूला आपके सामने मैंने लिख लिया। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और ये वो एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसकी वैलेंस शेल में ड्रा किया। अब दूसरी तरफ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, वो क्या है, 8 है। तो इसमें के शेल में 2 आएंगे और एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि पोलर नेचर या पोलैरिटी किसे कहते हैं। इतना आसान चीज आपने दुनिया में नहीं देखी होगी अगर आप जरा इधर तवज्जो दें। तो अब जी क्या है, इस ऑक्सीजन का ये कोशिश है कि मैं किसी तरह 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करूं। इस हाइड्रोजन की भी ये कोशिश है कि मैं किसी तरह 2 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करूं। तो अब दोनों की कोशिश तो एक जैसा है। जब एक जैसा है तो फिर ये तो इसका मकसद एक हो गया। अब इस मकसद एक होने की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, एक मिसाल के तौर पर इस इलेक्ट्रॉन के साथ ये ऑक्सीजन मिलकर क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेते हैं। अब आपको ये पता है कि इस तरफ 6 इलेक्ट्रॉनों का फोर्स है इस शेयरिंग में और हाइड्रोजन की तरफ 1 इलेक्ट्रॉन का फोर्स है। तो किस तरफ फोर्स ज्यादा होगा, आपका जवाब डिपेंड ये होगा कि ऑक्सीजन की तरफ सर फोर्स ज्यादा होगा और हाइड्रोजन की तरफ फोर्स क्या होगा, इस शेयरिंग में कम होगा। इस अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में जब ऐसा बॉन्ड बन जाए कि बॉन्ड तो बने लेकिन इसमें अनइक्वल शेयरिंग हो, यानी 50% शेयरिंग ना हो, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के पास फोर्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की नंबर्स भी ज्यादा है और हाइड्रोजन के पास फोर्स कम है और नंबर भी कम है। तो इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में जो बॉन्ड बनेगा तो उस बॉन्ड को, वो बॉन्ड अनइक्वल शेयरिंग होगा, उसमें जो चार्ज होगा उसमें अनइक्वल चार्ज होगा। इस तरह के बॉन्ड बनने को फिर हम क्या कहते हैं कि इसको हम कहते हैं कि ये पोलर मॉलिक्यूल है। इसी तरह यहां पर भी आप इसको ले सकते हैं। तो ये वाटर के अंदर, इसी वजह से हम इसके ऊपर क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव और पार्शियल इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा है झुकाव और हाइड्रोजन की तरफ कम है। इस वजह से इस अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को फिर हम क्या कहते हैं कि इसको, अगर किसी मॉलिक्यूलों के अंदर ऐसी शेयरिंग मौजूद हो जिसमें अनइक्वल शेयरिंग हो, ठीक है ना, तो फिर इसको हम कहते हैं कि ये पोलर मॉलिक्यूल है। दूसरी तरफ अगर ऐसे मॉलिक्यूल हो जिसमें अनइक्वल शेयरिंग मौजूद ना हो, ठीक है ना, इक्वल शेयरिंग मौजूद हो, तो फिर उसमें इसी तरह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होंगे, कोई पोल नहीं होगा, तो फिर हम उन मॉलिक्यूलों को कहते हैं कि ये नॉन पोलर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पोलर और नॉन पोलर का कंसेप्ट बड़ा ही क्लियर होगा। अब जी ये वाटर के फार्मूले में जो सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, पोलैरिटी है। अब इस पोलर नेचर की वजह से, वाटर की इस पोलर नेचर, ये बात हमें मालूम हो गई कि वाटर के अंदर कौन से नेचर है, पोलर, पोलैरिटी। इस पोलैरिटी की वजह से इस बॉडी में वाटर की जो एडवांटेज है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना जी। क्योंकि वाटर का पोलर नेचर है
तो अब जी मैं डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करता हूं, नॉट डिस्टर्बिंग द सेलुलर स्ट्रक्चर। आपको पता है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनील, सेल मेम्ब्रेन, वो सारी क्या है, नॉन पोलर स्ट्रक्चर है, और वाटर क्या है, पोलर स्ट्रक्चर है। तो डिस्टर्ब सेल के अंदर नहीं होगी, क्योंकि वाटर अलग दुनिया का मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, और सेलुलर स्ट्रक्चर जितनी भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज, प्लास्टिड, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी क्या है, ये नॉन पोलर स्ट्रक्चर है। तो अब क्या होगी, सेल के अंदर नॉन डिस्टर्बिंग वाला मीडियम होगा, एनवायरनमेंट होगा। तो इस पोलैरिटी की, वाटर की इस पोलैरिटी का फायदा पूरे बॉडी के हर सेल को मिल गया। क्लियर, ये बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके बाद क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जी मैं आपको मुख्तसरन हाइड्रोजन बॉन्ड, मिसाल के तौर पर ये एक वाटर मॉलिक्यूल है जिसमें पोलर, तो आप समझ गए, यहां पर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहां पर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। अब इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान एक वीक बॉन्ड बन जाता है, कमजोर सा बॉन्ड बन जाता है। उस बॉन्ड को हम कहते हैं, देखो एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, ये भी बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन दोनों मॉलिक्यूलों के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान एक और बॉन्ड बन जाता है। इस मर्तबा पोलैरिटी वाला मसला नहीं है, इस मर्तबा हाइड्रोजन एक वीक बॉन्ड बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। जब एक मॉलिक्यूल का, पहले मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना लेते हैं और उसको हम केमिस्ट्री के जबान में डॉटेड से शो करते हैं, तो ऐसे बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अब दूसरा वाटर के अंदर एक कैरेक्टर क्या था, पोलैरिटी, वो आप भी समझ गए, और दूसरे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें भी आप समझ गए कि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए तो उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कहां पर एडवांटेज होगा, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वेपराइजेशन के स्टेज में आपको क्या होगा, आपने यहां पर लिखा है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी पानी को जब हम गर्म करते हैं, आपको पता है कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइलिंग शुरू कर देती है। अब इतना हाई टेम्परेचर, यानी वेपर का क्या मतलब है कि पानी लिक्विड स्टेज से गैसियस स्टेज में कन्वर्ट हो जाए, तो उस स्टेज को हम कहते हैं कि ये वेपराइजेशन है। अब इतना ज्यादा वेपराइजेशन इस वाटर मॉलिक्यूल की किस तरह डेवलप हो गई, तो आपका आंसर यही होगा कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी वेपराइजेशन इतनी हाई हो गई है कि हाई टेम्परेचर पर भी लिविंग बॉडी ऑर्गेनिज्म में क्या करता है, 1% वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, बाकी 99% वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, बॉडी के अंदर ख्वाह टेम्परेचर ज्यादा हो या कम हो, बॉडी के अंदर उसी तरह एज इट इज बॉडी के अंदर टेम्परेचर बरकरार रहता है। दुनिया में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो गर्म मकामात है वो सीबी है, जेकबाबाद है, पंजाब और सिंध के कुछ इलाके हैं, वहां पर लोग कैसे जिंदा रहते हैं, या सहरा में जो लोग रहते हैं, उसकी वजह यह है कि वाटर मॉलिक्यूल का हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज्यादा है। पानी उस वक्त वेपर में तब्दील हो जाता है जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेकिंग के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है। इस वजह से वाटर की इस कैरेक्टर की वजह से पानी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से, अब देखो यहां पर मेरे जिस्म फेस में आपको हो सकता है कि पसीना निकले, अब ये पसीना कुछ मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर कूलिंग इफेक्ट के लिए बहुत जरूरी है, बाहर निकले, अब जैसी ही हवा इस पे पड़ेगा तो मुझे क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से फिर लिविंग बॉडी को, हो प्लांट हो एनिमल हो, या प्लांट में ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस में ये क्या करता है, बेनिफिट देता है,
और एनिमल में क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट में आपको क्या करता है, बेनिफिट देता है। तो ये दो कैरेक्टर भी डिस्कस हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड और यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसके बाद क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तीसरा वाटर का जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसका आप सिंपली इस तरह लिख सकते हैं कि दीगर लिक्विड की तरह पानी ऐसा सॉल्वेंट है जो सॉल्यूट को क्या कर लेते हैं, बहुत सारे सॉल्यूट को अपने अंदर हल करते हैं। उसकी वजह क्या है, एक पोलर नेचर है, ठीक है ना, पोलरिटी है। और दूसरा क्या है, ये दीगर लिक्विड की तरह नहीं है, ठीक है ना। इस पोलरिटी की वजह से पानी बहुत सारी चीजों को अपने अंदर हल कर सकते हैं। देखो, इसके अंदर आप नमक डाले हल कर लेगा, इसके अंदर आप चीनी डाले हल कर लेगा, कुछ पोलर और कुछ नॉन पोलर चीजों को भी ये हल करते हैं, चूना भी ये हल करते हैं। वैसे जर्नली मशहूर है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी पोलर पोलर चीजों को हल करेगा, नॉन पोलर को हल करेगा। लेकिन यहां पर वाटर केस में ये ऐसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट है कि ये पोलर को तो लाजमी हल करता है, नॉन पोलर चीजों को भी ये क्या करता है, हल करता है, ठीक है ना। अब इस कैरेक्टर की वजह से इसको कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसी वजह से बॉडी के अंदर रोजाना लाखों की तादाद में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसको मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाला कंपाउंड है वो क्या है, वाटर है। ये हर जगह, अब मेडिकल स्टोर में जाए, हजारों किस्म की सिरप उठाए, ठीक है ना, उन सब सिरप में अमाउंट ऑफ वाटर होगा। हजारों किस्म के आप लिक्विड, जितनी भी लिक्विड आप उठाए, जूसेस, कूल ड्रिंक उठाए, हर एक केमिकल्स के अंदर वाटर की थोड़ी या ज्यादा अमाउंट होगी। उसकी वजह क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। दूसरी लिक्विड जैसे हनी है, जैसे मिल्क है, जैसे यूरिन है, तो वो उसमें ये कैरेक्टर मौजूद नहीं है कि वो कुछ चीजों को हल कर लेती है और कुछ चीजों को वो हल नहीं करती। इस वजह से वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया। इसके बाद है कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। जी, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स दोनों को आप, वाटर के अंदर एक और कैरेक्टर है कि ये क्या है कि इनके अंदर कोहेसिव फोर्स भी है और एडहेसिव फोर्स भी है। अब इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, अब कोहेसिव फोर्स को पहले समझो। ये मिसाल के तौर पर वाटर मॉलिक्यूल है एक, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। मैं इसको इस तरह गोल की दायरों की शक्ल में ड्रा करता हूं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। ये दो मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। अब इन दो मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, ठीक है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है। अब इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी इंटरमॉलिक्यूल फोर्स है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स, ठीक है ना। यानी ये वाटर और इस वाटर के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स पे समझ गए। अब इस कोहेसिव फोर्स का सेल को क्या फायदा होगा, वो ये फायदा होगा कि ये जिस सेल के जिस पार्ट में भी जाएगा, लिविंग बॉडी के जिस पार्ट में भी जाएगा, ये मुकम्मल H2O की सूरत में जाएगा, विदाउट ब्रेकिंग होगा। ये कभी भी नहीं ब्रेक हो सकता। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ड्यू टू कोहेसिव नेचर है। इस कोहेसिव नेचर की वजह से ये कभी भी किसी भी पार्ट, किसी भी सेल में आपको अलग अलग नजर नहीं आया। आपको पता है कि अगर ये अलग हो गया तो ये वाटर का बेनिफिट नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो इस कोहेसिव नेचर की वजह से ये क्या है, ये हर जगह बॉडी के अंदर बिल्कुल सेफ एंड साउंड सूरत में होगा। क्लियर, ये कोहेसिव फोर्स हो गया, समझ गए जी, फायदा भी समझ गए जी। इसके बाद है एडहेसिव नेचर। एडहेसिव नेचर क्या है, ये मिसाल के तौर पर आपके साथ एक गिलास है और इसके अंदर बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल पड़े हैं, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल पड़े हैं। अब ये आपको मैं एक बात और भी बताऊं कि एक ड्रॉप ऑफ वाटर को अगर आप 100 साल इस पर गुजारे तो आप उसकी
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसके अंदर आप नहीं गिन सकते, क्योंकि आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो जी ये वाटर मॉलिक्यूल इस ग्लास के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा, यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक सब्सटेंसेस। अब ग्लास अलग है, जिस बर्तन में आपने डाला है वो बर्तन अलग चीज है और वाटर अलग चीज है। तो एक अनलाइक सब्सटेंसेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इस मॉलिक्यूल का इस ग्लास के अंदर या इन चारों मॉलिक्यूल का इस ग्लास के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसको हम क्या कहते हैं? एडहेसिव नेचर। अब वाटर के अंदर एक और कैरेक्टर ये मौजूद है कि इसके अंदर एडहेसिव नेचर मौजूद है। और इसका फायदा बायोलॉजी में सेल को क्या होगा, बॉडी को क्या होगा? सेल और बॉडी को ये होगा कि इसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ड्यू टू एडहेसिव नेचर they are equally distributed to the cell, to the part of the body। यानी बॉडी की हर पार्ट को ये बराबर हिस्सों में मिलेगा, ठीक है ना? तो इसकी ये बेनिफिट होगी। क्लियर? तो एडहेसिव नेचर को हेसिव नेचर पे समझ गए जी। इसके बाद वाटर का क्या है, आगे लिखा है एक्ट एज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपको मैंने हाइड्रोलाइसिस और कंडेंसेशन रिएक्शन में आपको मैं समझा चुका हूं कि हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा। मिसाल के तौर पर ये एक मोनोमर है, ये एक पॉलीमर है, इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल की मौजूदगी में जब ये मोनोमर में यानी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये आपके साथ क्या है? हाइड्रोलाइसिस है। अब यहां पर आप देखो, यहां पर वाटर इज रिएक्टेंट काम कर रहा है इस रिएक्शन में, जबकि कंडेंसेशन भी क्या होगा? कंडेंसेशन डिहाइड्रेशन भी इसको कहा जाता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल इतने बहुत सारे मोनोमर मिलकर आपके साथ क्या करता है? स्टार्च प्लस वाटर बनाते हैं। आपको नजर आ रहा है वाटर कहां पर है? ये इस कंडेंसेशन में आपको वाटर प्रोडक्ट सूरत में नजर आता है। यहां पर इज ए प्रोडक्ट वाटर रिएक्शन करता है, और हाइड्रोलाइसिस में आपको रिएक्टेंट साइड पे नजर आता है। तो जब आपको तवानाई की जरूरत होगी तो वाटर उस वक्त इज रिएक्टेंट के तौर पर अमल करके उस पॉलीमर को, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। और जब आपको एनर्जी स्टोर की जरूरत होगी तो फिर ये बहुत सारे मोनोमर से यानी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपने आप को रिमूव करके एक पॉलीमर बनाएगा, और इस तरह इस पॉलीमर के अंदर, स्टार्च के अंदर बहुत सारे अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होगा। तो यहां पर आपने वाटर की फिर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देख लिया कि जहां पर जरूरत था वहां पर वाटर ने इज रिएक्टेंट काम किया, और जहां पर जरूरत था वहां पर वाटर ने इज प्रोडक्ट काम किया। तो अपने जरूरत को देखकर, तो इसको कहते हैं एम्पोटेरिक नेचर। इसको क्या कहते हैं? एम्पोटेरिक नेचर। कि वाटर क्या है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी भी मौजूद है कि इज रिएक्टेंट काम करता है। कहां पर? जब आपको एनर्जी की जरूरत होगी, और जब आपको एनर्जी ज्यादा हो जाए बॉडी में, दोनों किस्म के एनवायरनमेंट, दोनों किस्म के सिचुएशन किसी भी वक्त सेल के अंदर, बॉडी के अंदर पॉसिबल है, तो इस पॉसिबिलिटी को भी वाटर ही वो प्रोडक्ट है, वाटर ही वो कंपाउंड है जो इस पॉसिबिलिटी, इस सिचुएशन में भी बेहतरीन किरदार अदा कर सेल को और बॉडी को बहुत ज्यादा फैसिलिटेट और रिलीफ देता है। क्लियर? इसके बाद क्या है जी? इसके बाद जी हैव हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हैव हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जी। हाई वाटर की एक और प्रॉपर्टी है, हैव हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ रहे हो डियर स्टूडेंट? इंतहाई आसान टॉपिक है जी। हैव हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब सबसे पहले आप ये समझे, मिसाल के तौर पर ये 1 ग्राम वाटर है। क्लियर? ये 1 ग्राम वाटर है, इसका इस वक्त टेम्परेचर 15 सेंटीग्रेड है।
इस 1 ग्राम वाटर की 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, यानी 15 से 16 डिग्री के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट ये वाटर ऑब्जर्व करेगा, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर सुनिए, 1 ग्राम वाटर की टेम्परेचर क्या है? इनिशियल स्टेज में 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम चाहते हैं कि इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। अब 15 से 16 ये भी एक इंक्रीज है, तो 15 से 16 डिग्री इस 1 ग्राम वाटर की बढ़ाने के लिए जितना हीट ये वाटर अपने अंदर जज़ब करे, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और आपको मैं ये एक बात बताऊं कि ये हीट कैपेसिटी कितना होगा? 4 कैलोरीज, यानी 4000 कैलोरीज हीट 1 ग्राम ऑफ वाटर को टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगी। तो आप इतनी अमाउंट में आप इमेजिन करें कि कितना ज्यादा हीट इसको 1 डिग्री सेंट। अब ये वाटर जब हमारे बॉडी के अंदर होगा, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ये बॉडी के अंदर जो वाटर होगी उसकी टेम्परेचर बढ़ेगी कि नहीं? नहीं होगी ना। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपने देना होगा कि नहीं होगी। क्योंकि अब देखो, इतना अमाउंट ऑफ वाटर, 1 ग्राम वाटर, आपके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा वाटर है, तो इतना ज्यादा हीट आपके बॉडी के अंदर है ही नहीं कि वो हर 1 ग्राम के लिए 1 डिग्री के लिए इतना 4 कैलोरीज प्रोवाइड करे। तो वाटर के अंदर एक और कैपेसिटी है कि ये दे हैव हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होने की वजह से आपके बॉडी के अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन होती है। हमें पता है कि गर्मियों के अंदर टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी, और सर्दियों के अंदर हमारी बॉडी कैसे टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर आपको पता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये 36 से 38 ये कांस्टेंट है। 36 से नीचे हो जाए फिर मसला होगा, फिर एबनॉर्मेलिटी, और 38 से ऊपर हो जाए फिर मसला होगा, फिर एबनॉर्मेलिटी। इस कांस्टेंट टेम्परेचर को, यानी थर्मो रेगुलेशन को, यहां पर वाटर एक मर्तबा फिर थर्मो रेगुलेशन या टेम्परेचर मेंटेन करता है इस करेक्टर की वजह से। क्योंकि 1 ग्राम वाटर के लिए अगर इतना हीट रिक्वायर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड को इंक्रीज के लिए, तो आप इमेजिन करें कि बॉडी के अंदर कितना वाटर होगा। बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर है, और क्या है, इतना ज्यादा टेम्परेचर वो हाई नहीं कर सकता। इसलिए गर्म इलाकों में रहने वाले लोगों की टेम्परेचर हाई नहीं होता इस हाई हीट कैपेसिटी की वजह से। और सर्द इलाकों में, यानी या सियाचिन या ग्लेशियर में, या जो सर्द इलाके हैं पाकिस्तान के जहां पर बर्फ पड़ता है, वहां पर टेम्परेचर कम नहीं होता। अगर वाटर में ये कैरेक्टर मौजूद न होती तो आप सुन लेते कि फलाने ग्लेशियर में बॉडी के अंदर वाटर सारा बर्फ बन चुका है, वहां पर 0 सेंटीग्रेड में भी बर्फ नहीं बनता। ठीक है ना। इस कैपेसिटी की वजह से, इस कैरेक्टर की वजह से बहुत सारे बर्फानी रीच आप देख रहे हो कि पोलर बियर वो ग्लेशियर में फिरता रहता है और उसको कुछ नहीं होता, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर 70 to 80% वाटर है, और उस वाटर के अंदर ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। रूटीन में भी आप देखते हो, रूटीन में भी घर के अंदर जब आप पानी गर्म करते हो तो कितनी मुश्किल से पानी गर्म होती है, और जब बहुत गर्म हो जाए फिर कितनी मुश्किल से ठंडा हो जाती है। कभी कभी हम बाथरूम में चले जाते हैं, मजाकन कहता हूं, बाथरूम में चले जाते हैं, वहां पर पानी 5-10 मिनट के लिए जब हम पानी को देखते हैं वो गर्म होता है, वो फिर ठंडा नहीं होते आसानी के साथ। तो इसकी ये कैपेसिटी है, ये कैरेक्टर है। तो सेल और बायोलॉजिकल बॉडी को क्या बेनिफिट पहुंचता है कि ना आसानी से टेम्परेचर हाई कर देता है और ना आसानी से टेम्परेचर लो कर देता है, मतलब थर्मो रेगुलेशन करता है वाटर। ठीक है ना। और ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये याद रखो कि अगर थर्मो रेगुलेशन एनिमल बॉडी में न होता तो यकीन जाने का बहुत बड़ा नुकसान होता। बहरहाल इसके अलावा आयोनाइजेशन, जी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो जी
आयोनाइजेशन क्या है? आयोनाइजेशन में ये देखो, ये वाटर है, ये देखो हाइड्रोजन, और ये OH है। अब वाटर के अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि जब कभी अगर बॉडी के अंदर एसिडिक मीडियम हाई हो गया, ठीक है ना, या पीएच को रेगुलर करना है, तो ये अपने आप को डिकम्पोज करके हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन पैदा करते हैं। जिस रिएक्शन को हाइड्रोजन चाहिए उसको हाइड्रोजन देते हैं, और जिस रिएक्शन को OH चाहिए उसको OH देता है। यानी पीएच, बॉडी के पीएच को कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, ये क्या है, लाइट भी चली गई है, तो जी ये क्या होगा, बॉडी के पीएच को कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, इस आयोनाइजेशन प्रोसेस से फायदा मिलेगा, और वो भी वाटर की क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में शामिल है। आखिर में मैं आपको वाटर की कुछ बेनिफिट आपको बताता हूं। वाटर किडनी स्टोन को रिमूव करता है, वाटर की वजह से आपके बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट चले जाते हैं, वाटर की वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन जबरदस्त रहता है, वाटर की वजह से हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक है या हार्ट फेल्योर है, वो भी खत्म हो जाता है। वाटर की वजह से थर्मो रेगुलेशन का भी फायदा होता है। वाटर की वजह से हमें प्रोटेक्शन मिलती है। आप इमेजिन करें कि एक जगह पर पानी ज्यादा है, ठीक है ना, और एक जगह पर पानी कम है। मिसाल के तौर पर मसल है, मसल अगर आपके लग जाए तो आपको चोट कम लग जाती है, लेकिन अगर आपका बोन लग जाए, वहां पर पानी कम है तो आपको चोट ज्यादा लगता है। प्रोटेक्शन करता है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक शॉक भी कम देता है, पेन भी आपको कम मिलता है, ठीक है ना। और इसी तरह वाटर थर्मो रेगुलेशन में भी फायदा देता है, वाटर आपको कूलिंग इफेक्ट में भी फायदा देता है। तो ये वो सारे बेनिफिट है जो वाटर के हैं, ठीक है ना। इसके अलावा भी वाटर के बहुत सारे एडवांटेज है कि ये मीडियम ऑफ केमिकल रिएक्शन है। हर केमिकल रिएक्शन के अंदर वाटर लिटिल या लार्ज अमाउंट में रिक्वायर है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ क्या है, वाटर का क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। लेक्चर शायद लंबा भी हो गया हो, लेकिन चूंकि टॉपिक बड़ा था, आप प्लीज हर एक लफ्ज को गौर से सुने, वीडियो को लाइक करें, और चैनल में अगर आप नए हो तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। दोनों अपडेट मैं आपको देता हूं, एजुकेशन अपडेट और बायोलॉजिकल सब्जेक्ट टॉपिक। इंशाल्लाह एक सिलसिला जारी की है। आपकी ताउन की जरूरत है अपने दोस्तों के साथ। आपका कोई भी क्वेश्चन वाटर के हवाले से हो, क्वेश्चन करें कमेंट बॉक्स में, इंशाल्लाह सेटिस्फैक्शन आंसर आपको मिलेगा, रिप्लाई लाजमी दूंगा। इजाजत चाहता हूं सर कासिम, ढेर सारी दुआओं में, अपने दुआओं में याद रखिए, हमारे सेहत के लिए भी दुआ करें। खुदा हाफिज।